हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रार्च सक्सेशन और ज़िरार्च सक्सेशन के बारे में। कल जैसा हमने पढ़ा था कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन कोई भी इकोलॉजिकल सिस्टम है, जैसे कोई एक कम्युनिटी है, तो उसके अंदर कुछ हर टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं जो उस कम्युनिटी को, उस सिस्टम को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं, स्टेबल बनाने में मदद करते हैं। तो उसी चेंज को हम क्या कहते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन है। इकोलॉजिकल सक्सेशन को इस तरह भी हम कह सकते हैं कि उस कम्युनिटी के अंदर एक सीक्वेंस ऑफ स्पीसीज कॉलोनाइजेशन चलती रहती है, जिसमें कि नेक्स्ट स्पीसीज प्रीवियस स्पीसीज को रिप्लेस करती रहती है और फाइनली एक स्टेबल स्पीशीज आती है। ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन अलग अलग हैबिटाट में होता रहता है। तो जब इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, प्लांट सक्सेशन जब होता है वाटर में, एक्वेटिक सिस्टम में, तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोसीर या फिर हाइड्रा सक्सेशन। ठीक है, HYDROSERE हाइड्रोसीरे या फिर हाइड्रा सक्सेशन। वहीं जब सक्सेशन होता है ड्राई कंडीशंस में, डेजर्ट एरिया में, तो हम उसे ज़िरार्च सक्सेशन कहते हैं या फिर जीरो सीड कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइड्रार्च और ज़िरार्च है, तो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे हाइड्रार्च सक्सेशन के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रार्च सक्सेशन तो सबसे पहले ये क्लियर है कि कहाँ होता है, एक्वेटिक सिस्टम में होता है। ठीक है, पानी में होता है या फिर जो बहुत ही वेट एरियाज रहते हैं जहाँ पे बहुत ही क्या हो, नमी हो, वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रार्च सक्सेशन होता है। ठीक है, ये शुरू होता है शैलो वाटर से, जैसे कोई लेक है, ठीक है, वहाँ से शुरू होगा और ख़त्म होता है फॉरेस्ट पे। ठीक है, मतलब इसकी कहानी कहाँ से कि ये शुरू होगा, एक पॉन्ड या लेक होगा। इस पॉन्ड और लेक में क्या होगा, यहाँ से शुरुआत होके ये क्या एक्चुअली बन जाएगा भाई, फॉरेस्ट बन जाएगा यहाँ पे। ऐसा कुछ चलेगा यहाँ पे हाइड्रार्च सक्सेशन में। तो हमें यही पढ़ना है कि हाइड्रार्च सक्सेशन ये चीज़ हो कैसे रही है, कि पानी से, पॉन्ड से पूरा हमारा फॉरेस्ट बनेगा कैसे। तो अलग अलग उसकी स्टेजेस है, उसके बाद हम ज़िरार्च सक्सेशन की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हाइड्रार्च सक्सेशन, तो पहली बात तो ये हो गई कि एक्वेटिक सिस्टम में होता है, शैलो वाटर से शुरू होगा, जैसे कोई लेक या पॉन्ड से शुरू होगा। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट पहले तो हम ये समझेंगे कि सबसे पहले हाइड्रार्च सक्सेशन में, वो सक्सेशन जो एक्वेटिक सिस्टम में हो रहा है, तो उसमें पायोनियर कम्युनिटी कौन सी होगी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन सी होगी। तो पायोनियर कम्युनिटी क्या होती है, सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटी होती है जो बायोलॉजिकल स्पीशीज सबसे पहले आती है किसी भी सक्सेशन में। ठीक है, जैसे ये पानी है, तो पॉन्ड है, तो पानी में सबसे पहला जो लिविंग चीज़ आएगी, कॉलोनाइज होगी, उसको हम क्या कहते हैं, पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। तो हाइड्रार्च सक्सेशन के केस में पायोनियर कम्युनिटी होती है फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो क्या होती है, फॉरेस्ट होती है। ठीक, यहाँ पे एक बार आइए, स्टेजेस की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए, जब हाइड्रार्च सक्सेशन की हम बात करते हैं ना, तो फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होती है कहानी और फॉरेस्ट स्टेज पे जाके ख़त्म होती है। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है, पहली बायोलॉजिकल स्पीशीज़ है, तो ये क्या होगी, ये पायोनियर कम्युनिटी होगी। ठीक है, फॉरेस्ट स्टेज सबसे लास्ट है, सबसे फाइनल स्टेज है, ये स्टेबल स्टेज है, ये क्या होगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी। ठीक है, फिर एक हमने बात कहा था कि पायोनियर कम्युनिटी के बीच में, और मतलब पायनियर कम्युनिटी से शुरू होकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे जब चीज़ ख़त्म हो रही है, तो उसके बीच में जितनी भी ट्रांजिशनल स्टेजेस आ रही हैं, जैसे ये सारी स्टेजेस, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम सीरल कम्युनिटी। ठीक है, सीरल कम्युनिटी, ट्रांजिशनल कम्युनिटी, इंटरमीडिएट कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें कहते हैं हम। ठीक है, तो ये बात है तीनों कि किसी भी हमारे एक्वेटिक सिस्टम में क्या होता है, हमारे हाइड्रार्च सक्सेशन में फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पायनियर कम्युनिटी होते हैं। फॉरेस्ट स्टेज जो होता है वो क्या होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है। और ये सारी जो स्टेजेस हैं वो क्या होती है, सीरल कम्युनिटी का काम करेंगे। ठीक है, हाइड्रोसीड का काम करेंगे। ठीक, तो यही सबको हमको डिटेल में पढ़ना है, कैसे सब कहानी चलेगी ये हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या है, हाइड्रार्च सक्सेशन और हाइड्रोसीड। ठीक है, is a plant succession that takes place in a natural habitat like water और इन वेरी वेट एरियाज, या तो पानी में होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा जो नमी वाले इलाके हैं, वेरी वेट एरियाज, वहाँ पे होगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम शैलो वाटर एंड देन कल्मिनेट्स इन अ फॉरेस्ट। शैलो वाटर से शुरू होता है ये और
कल्मिनेट कर जाता है किसमें, फॉरेस्ट में खत्म होता है। कल्मिनेट मतलब खत्म होना। A series of changes that are observed in the hydral succession is referred to as hydroseed। जो चेंजेस होती रहती है बीच बीच में, जो स्टेजेस आती रहती हैं जैसे ये सारी, तो हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोसीड कहते हैं। दिस कन्वर्ट्स वाटर बॉडीज एंड द कम्युनिटीज इनटू लैंड कम्युनिटीज। हाइड्रा सक्सेशन में होता क्या है कि वाटर बॉडीज और जो भी कम्युनिटीज फर्दर आएंगी वो इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लैंड कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक। अब पायनियर कम्युनिटी क्या होती है, तो इन केस ऑफ हाइड्रा सक्सेशन फाइटोप्लैंक्टन्स मेक अप द पायनियर कम्युनिटी। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो पायनियर कम्युनिटी का काम करते हैं, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में या तो फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड होता है। ठीक। अब बात करते हैं हम हाइड्रा सक्सेशन की स्टेजेस की। तो स्टेजेस कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला तो आता है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है रूट सबमर्ज स्टेज। थर्ड आती है रूट फ्लोटिंग स्टेज। नेक्स्ट रीड स्वैम्प स्टेज। फिफ्थ आती है मार्श मीडो स्टेज। सिक्स वुडलैंड स्टेज और सेवन फॉरेस्ट स्टेज। तो स्टेज याद होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि देखिए कि प्राइमरीली hydroseed originates in a shallow water body such as a fresh and virgin pond where the phytoplanktons जो पाइनियर कम्युनिटी का काम करते हैं undergoes a series of various stages under different conditions to give rise to formation of a stable climax community forest और grassland। तो ये लिखा गया है कि हाइड्रा सक्सेशन की स्टेज की जब हम बात कर रहे हैं तो शुरुआत में क्या होता है कि हाइड्रोसीड सबसे पहले तो ओरिजिनेट होता है शैलो वाटर से, छिछला पानी वाले वाटर से, वाटर बॉडी से, जैसे कोई पॉन्ड हो गया। ठीक। वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब वाटर बॉडीज में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो चीज़ें होती है प्लांट बॉडी, वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। तो वो पायनियर कम्युनिटी का काम करते हैं, और ये पायनियर कम्युनिटी एक सीरीज ऑफ चेंजेस इसमें होते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस आती रहती है अलग अलग कंडीशंस में, और फाइनली क्या होता है, एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है, या तो फॉरेस्ट बनेगा या फिर क्या बनेगा, ग्रासलैंड बनेगा। ठीक। तो कैसे होता है ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइटोप्लैंक्टन स्टेज की। तो देखिए सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में क्या होता है कि कोई एक पॉन्ड है। ठीक है, उस पॉन्ड में क्या होगा कि कहीं वाटर बॉडी, वाटर के माध्यम से, एयर के माध्यम से कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स उस वाटर बॉडी में पहुंच जाएंगे। ठीक। अब वो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करेंगे, उनका पीछा करते करते जू प्लैंक्टन्स आ जाएंगे। क्योंकि जू प्लैंक्टन्स आ जाएंगे क्यों, क्योंकि अब उनको भोजन मिलेगा, जू प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे। तो अब उस वाटर बॉडी में क्या हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स दोनों आ गए हैं। फिर क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स जब मर जाएंगे, डाई करेंगे, तो जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें रहेंगी उनकी बॉडी के अंदर वो सब क्या होंगी, उस पानी में मिल जाएंगी। और वो जो फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स है वो क्या करेंगे, वो नीचे जो वाटर की सरफेस है, पॉन्ड का सरफेस है, वहाँ पे वो क्या कर जाएंगे, सेटल कर जाएंगे। ठीक है, अब सेटल कर जाएंगे तो पॉन्ड के सरफेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक। तो ये फाइटोप्लैंक्टन स्टेज होता है, इसमें ये चीज़ होती है। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हर स्टेज के बारे में, और फिर ये वाली लाइन पढ़ेंगे। तो देखिए फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में क्या होता है, तो इन दिस इनिशियल स्टेज ऑफ हाइड्रा सक्सेशन द पायनियर कम्युनिटी दैट इज द फाइटोप्लैंक्टन्स, और क्या होता है कि इनिशियल स्टेज जो होता है हाइड्रा सक्सेशन का, तो सबसे पहले क्या होता है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। तो उसमें क्या होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, माइक्रोस्कोपिक ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरियल डाइएटम्स, ये सब क्या करते हैं, कोलोनाइज द वाटर बॉडी एज द एल्गल स्पोर्स आर ब्रॉट इनटू वाटर टू जर्मिनेट एंड मल्टीप्लाई टू ग्रो इनटू लार्ज नंबर्स। तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में क्या होता है कि हाइड्रा सक्सेशन का ये सबसे पहला स्टेज होता है, जिसमें जो पायनियर कम्युनिटी होती हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स, और उन फाइटोप्लैंक्टन्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी, बैक्टीरिया आ जाएंगे, डाइएटम्स आ जाएंगे। ये सब क्या करते हैं, उस वाटर बॉडी में कोलोनाइज करते हैं। और ये सब आते कहाँ से, पानी के, एयर के माध्यम से आते हैं। ठीक। आने के बाद ये रिप्रोड्यूस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे। ठीक। फाइटोप्लैंक्टन्स आर फॉलोड बाय द फ्री फ्लोटिंग जूप्लैंक्टन्स इन द हाइड्रा सक्सेशन। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये किसके द्वारा फॉलो किए जाएंगे, जूप्लैंक्टन्स के द्वारा, क्योंकि ये जूप्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे। All these organisms adds a substantial quantity of organic matter and nutrient due to various life activities and ultimately settle down at the bottom of the pond to form a layer of musk post their death। और ये जो भी ऑर्गेनिज्म है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ये सब क्या करेंगे, जब पोस्ट दियर डेथ यहाँ पे लिखा है, मरने के बाद ये सब क्या करते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स ऐड करें, क्योंकि ये भी क्या है, बायोलॉजिकल चीज़ है, तो ऑर्गेनिक चीज़ें ये रिलीज करेंगे, तो वो सब पानी में मिलेगा, नीचे सरफेस पे इनकी बॉडी जो है वो आ जाएगी, सेटल हो जाएगी। जैसे ऐसा कुछ होगा कि ये हमारा सरफेस है, ये हमारा पॉन्ड है, ऐसा कुछ,
और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे नीचे जू प्लैंक्टॉन्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या हो गए, आके सेटल हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है, नीचे एकदम सेटल हो गए हैं। कुछ जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं इन्होंने इसमें कुछ रिलीज कर दी हैं, ठीक। अब ये फाइटोप्लैंक्टन कुछ हमारा लेग ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन के बाद दूसरी स्टेज आती है, रूट सबमर्ज स्टेज आती है। तो रूट सबमर्ज स्टेज में क्या होता है कि चूंकि अब ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जूप्लैंक्टॉन्स डेथ कर गए हैं तो नीचे एक थोड़ी सी लेयर बन गई है यहाँ पे, ठीक है, पॉन्ड के सरफेस पे। तो अब क्या होता है कि बारिश के माध्यम से कुछ सिल्ट वगैरह, सॉइल पार्टिकल्स वगैरह, वो सारे भी बह के पानी में इस पॉन्ड में आ जाते हैं, ठीक है। अब पॉन्ड में आ जाते हैं तो थोड़ी सी लेयर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मिट्टी की एक हल्की सी लेयर बन जाती है नीचे। यहाँ पे कुछ सिल्ट की पार्टिकल्स वगैरह और आ जाएंगे तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी मिट्टी की, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी की लेयर, हल्की सी लूज मड की लेयर बन जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब थोड़ा इस पानी में अब न्यूट्रिएंट्स भी आ गए हैं, थोड़ी ऑर्गेनिक चीज़ें भी आ गई हैं। तो क्या होगा कि अब सूरज की रोशनी जहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि शैलो वाटर ही है ये, तो इसमें अब कुछ ना रूट सबमर्ज प्लांट्स जो होते हैं, थोड़े रूट वाले, हल्के से रूट वाले प्लांट्स अब यहाँ पे ग्रो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हल्की सी मिट्टी की लेयर बनी है तो थोड़ा जो रूट को सपोर्ट कर सके ऐसा सिस्टम आ चुका है अब, तो अब वो ग्रो करेंगे। तो रूट सबमर्ज स्टेज में ये होता है कि रूट ऐसे कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ द डेथ and decomposition of the phytoplanktons in hydra succession, मतलब फाइटोप्लैंक्टॉन्स का डेथ के बाद द न्यूट्रिएंट्स गेट एसिमिलेटेड इनटू द सॉइल एंड वाटर। फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जूप्लैंक्टॉन्स दोनों थे, तो उनकी डेथ के बाद क्या होंगे, पानी में तो न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं और उनकी जो बॉडी थी वो नीचे क्या हो गई, जो उनका डेड रिमेन्स था नीचे सेटल हो गया है। तो सॉइल में जो नीचे आया है उसमें सब मिल गया है। एज अ लूज लेयर ऑफ मड इज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड, ठीक। तो एक हल्की सी मड की लेयर बन जाती है पॉन्ड के बॉटम पे, ड्यू टू द सिल्ट ब्रॉट बाय द रेन वाटर, क्योंकि रेन वाटर की वजह से थोड़ी सिल्ट वगैरह, कंकड़ पत्थर वगैरह, ये सारी चीज़ें भी बह के उस पॉन्ड सरफेस पे आ जाती हैं। द न्यूली फॉर्म्ड हैबिटेट, अब ये नया नया हैबिटेट बना है जिसमें पानी जो पॉन्ड की सरफेस है वहाँ पे थोड़ी हल्की सी लेयर बन गई है मिट्टी की, ठीक है, और उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, पहले ऐसा नहीं था, बस पानी था, ठीक। तो न्यूली फॉर्म्ड हैबिटेट इज नाउ शैलोअर, या अब ये थोड़ा और शैलो हो गया है, एंड रिचर इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक, where the penetration of light becomes easy and promotes the growth of some rooted submerged hydrophytes। तो अब क्या हो गया, इसकी वजह से थोड़ा और लाइट का पेनिट्रेशन भी बढ़िया हो गया, पेनिट्रेशन हो रहा है सरफेस तक, और उसके बाद क्या हो रहा है, इसकी वजह से कुछ रूटेड सबमर्ज प्लांट की क्या होता है, ग्रो हो सकता है, जैसे कि वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला, कारा, ये सारे क्या करेंगे, अब ग्रो करेंगे, ठीक। These plants occur in the form of tangled mass. When these plants die in hydra succession, their dead remains are deposited at the bottom of the pond along with other transported materials। तो अब जब ये सारे प्लांट्स जो रूट सबमर्ज प्लांट्स हैं, ये रूट सबमर्ज जो ये सब प्लांट्स हैं, जब ये सब डाई करेंगे तो ये भी क्या होंगे, सरफेस पे, पॉन्ड की सरफेस पे क्या होंगे, सेटल डाउन होंगे। जो भी ये न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेंगे वो मिलेगा सॉइल पे भी और क्या होगा, पानी में भी। दिस फर्दर ब्रिंग्स अप द सबस्ट्रेटम डिक्रीजिंग द वाटर लेवल। इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर लेवल थोड़ा और कम हो जाएगा। मान लीजिए ये यहाँ पे जो चीज़ है तो ये थोड़ा और बढ़ गई, यहाँ तक बढ़ गई ये चीज़, क्योंकि रूट समर्ज प्लांट्स भी अब यहाँ पे डाई करके सेटल हो गए, तो मिट्टी की लेयर थोड़ी सी और बढ़ गई है और जो पानी है वो थोड़ा और उसका लेवल डिक्रीज हो गया है, एंड मेकिंग द बॉडी ऑफ वाटर इवन शैलोअर, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेज में होता है। थर्ड स्टेज क्या होती है हमारी, रूट फ्लोटिंग स्टेज होती है, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज होती है। इसमें फ्लोटिंग प्लांट्स आते हैं जो पानी की सरफेस पे फ्लोट करेंगे, ठीक। तो एज द डेप्थ ऑफ वाटर रीचेस अप टू 4 to 10 feet, the submerged vegetation it start disappearing from its original spot in the hydra succession and eventually decomposes, due to which the soil becomes richer in nutrients। तो रूटेड फ्लोटिंग स्टेज में क्या होता है कि पानी थोड़ा और शैलो हो जाता है, तो अब 4 से 10 फीट की गहराई पहुंच जाती है। तो जब इतनी गहराई हो जाती है तो जो सबमर्ज वेजिटेशन होता है, जो सबमर्ज प्लांट्स थे जैसे वेलिस्नेरिया वगैरह था, तो ये क्या हो जाता है, ये डिसअपियर, मतलब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डाई करने लगते हैं, डिकम्पोज होते हैं ये भी, जिसकी वजह से थोड़ा और न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है उस पानी में, उस पॉन्ड में और बढ़ जाती है, ठीक। और क्या होता है, क्योंकि अब ये भी रूट सबमर्ज प्लांट भी जब डाई करेंगे तो थोड़ा सा और वो नीचे सेटल होंगे तो थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाएगा। तो दिस फर्दर एलिवेट्स द लेवल ऑफ सॉइल एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। तो सॉइल का जो लेवल है थोड़ा और बढ़ जाएगा पॉन्ड के सरफेस पे।
These conditions favor the growth of plant species like Nymphia, Trapa, etc., which have large leaves floating on the water surface। और इसकी वजह से क्या कि मतलब सॉइल का लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया उस पॉन्ड में, और पानी थोड़ा सा लेवल उसका और घट गया है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, कुछ और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा तो बढ़ती ही जा रही है, तो इसकी वजह से कुछ प्लांट स्पीशीज है जैसे निम्फिया है, ट्रेपा है, ये सब क्या करने लगती हैं, ग्रो करने लगती हैं, जो क्या करती हैं, जिनके लीव्स वाटर सरफेस से फ्लोट करता रहता है। जैसे वो देखा है ना, लोटस लोटस देखा होगा आपने, लेक या पॉन्ड में होता है, पत्तियां उसकी कैसे सरफेस पे रहती है, फूल भी ऊपर रहता है, तो सेम वैसा ही होता है यहाँ पे, पत्तियां सरफेस पे आ जाती हैं, ठीक। तो द ब्रॉड लीव्स इनहिबिट द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट टू द डीपर लेयर्स ऑफ वाटर विच रिजल्ट इन द टोटल डिसअपियरेंस ऑफ सबमर्ज्ड वेजिटेशन। अब ये क्या करती हैं कि ये हमारा जो पॉन्ड है, थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ेगा, ये पॉन्ड है, तो नीचे तो यहाँ पे लेयर और क्या होती जा रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है मिट्टी की, और यहाँ पे पत्तियां क्या कर रही है, अब ये सरफेस पे आ जा रही है पॉन्ड की। तो अब ये पत्तियां क्योंकि चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, तो क्या करती हैं, ये पेनिट्रेट नहीं करने देती हैं लाइट को, कि नीचे वो जा सके सनलाइट को, जिसकी वजह से अब नीचे जा नहीं पाती है, तो नीचे के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, तो वो जो जो सबमर्ज वेजिटेशन वाले था प्लांट थे, वो सब क्या कर जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं वो, ठीक, क्योंकि लाइट अब उनके उनके तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि सरफेस पे चौड़ी पत्ती वाले प्लांट्स ने क्या कर लिया, उसको कवर कर लिया है, ठीक। मेनी फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज सच एज एजोला, लेमा, पिस्टिया, salvia, etc. could also become associated with the rooted plants and disappear from the area sooner or later। तो क्या हो गया कि पहले तो क्योंकि ब्रॉड लीव्स वाली पत्तियों ने क्या कर लिया, पानी के सरफेस को पूरे घेर लिया है, तो नीचे सनलाइट नहीं जा पा रही है, तो जो सबमर्ज प्लांट वाली स्पीशीज थी, तो वो क्या हो रही है, वो डेथ कर गई, क्योंकि उनके तक लाइट नहीं पहुंच पा रही है। फिर क्या होता है, जो ये फ्लोटिंग वाली स्पीशीज हैं, जिनकी पत्तियां फ्लोट कर रही हैं सरफेस पे, तो ये भी क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये भी रूटेड प्लांट की कैटेगरी में ही आ जाती है, रूट इनका नीचे रहता है इधर, ठीक, और ये फ्लोट करती रहती है, तो कुछ टाइम बाद ये भी क्या होते हैं, ये भी डिसअपियर हो जाती हैं, क्योंकि देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन में यही होता ही है, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को क्या करती जाती है, रिप्लेस करती जाती है, ताकि एक स्टेबल कम्युनिटी बन सके। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होता है, रूट फ्लोटिंग स्टेज होता है। नेक्स्ट जो स्टेज होती है हमारी, वो क्या होती है, रीड स्वैम्प स्टेज होती है, ठीक है। और रीड स्टेम स्वैम्प स्टेज को और क्या कहा जाता है, एम्फीबियस स्टेज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, लैंड पे और वाटर में दोनों जगह रह सकते हैं, तो ये वाला एक पॉइंट याद रखिएगा कि रीड स्वैम्प स्टेज को एम्फीबियस स्टेज कहा जाता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, देखिए कि दिस हाइड्रा सक्सेशन स्टेज इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियस स्टेज इन द हाइड्रा सक्सेशन, since the rooted floating plant species are replaced by the plant communities which can survive both aquatic and terrestrial condition in this stage। तो रीड स्वैम्प स्टेज को एम्फीबियस स्टेज कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पहले रूटेड फ्लोटिंग स्पीशीज थी ऐसी वाली, जो जिनकी नीचे रूट थी और ऊपर पत्तियां फ्लोट कर रही थी, उनको कौन रिप्लेस कर देता है, ऐसी प्लांट कम्युनिटीज रिप्लेस कर देती हैं जो पानी में और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह सर्वाइव कर सकती है, ठीक। तो होता क्या है इसमें कि द रूटेड फ्लोटिंग स्टेज डिक्रीजेज द वाटर लेवल मेकिंग इट रीच अप टू 2 to 3 फीट। तो जब रूटेड फ्लोटिंग स्टेज पे जब पहुंच जाता है ना प्लांट, तो वहां पे पानी को वो थोड़ा और उसका लेवल घटा देता है, पहले 4 से 10 फीट था, 2 से 3 फीट हो जाता है, चेंजिंग द हैबिटाट सिग्निफिकेंटली। और जो हैबिटाट है वो थोड़ा और बदल जाता है, एंड लेस सुटेबल फॉर फ्लोटिंग प्लांट्स, और इसकी वजह से फ्लोटिंग प्लांट्स के लिए वो अनसुटेबल बना देता है, ठीक। और यही चीज़ होती ही रहती है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, नेक्स्ट स्पीशीज के लिए फेवरेबल बनती जाती है, और एग्जिस्टिंग स्पीशीज के लिए वो कंडीशन अनफेवरेबल बनती जाती है, जैसा इस केस में रूटेड फ्लोटिंग स्टेज के साथ हुआ है। तो अंडर दीज कंडीशंस द फ्लोटिंग स्पीशीज इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू एम्फीबियस कम्युनिटी consisting of plants like typha, sagittaria, etc., which have their shoots mostly exposed to the air but are rooted। तो क्या होता है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब पानी का लेवल 2 से 3 फीट हो जाता है, और जो रूटेड फ्लोटिंग स्टेज वाले प्लांट रहते हैं वो क्या कर पाते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं ऐसे प्लांट के द्वारा जो क्या करते हैं, एम्फीबियस टाइप के होते हैं, जैसे कि टाइफा हो गया, सेगिटेरिया हो गया, जिनका जो शूट होता है वो एयर में एक्सपोज रहता है, लेकिन वो रूटेड होते हैं, जमीन में ऐसे रूटेड रहते हैं, जैसे कि ये वाला जो है हमारा लेक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ पे एकदम नीचे सबमर्ज रहेंगी, इधर पत्तियां रहेंगी सरफेस पे, ठीक है।
तो दीज प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड राइजोम्स। इनकी जो प्लांट होते हैं ना, ये एम्फीबियस कम्युनिटी वाले प्लांट, इनके पास वेल रूटेड डेवलप्ड राइजोम होते हैं। राइजोम मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर, एंड फॉर्म वेरी डेंस वेजिटेशन ओवर द एरिया विच रेस्ट्रिक्ट द लाइट टू एंटर द लोअर रीजन। और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे इनकी जो शूट्स होती हैं वो एयर में एक्सपोज रहती हैं, ठीक है। और क्या होता है, रूट रहता है नीचे, तो धीरे धीरे ये बहुत ही डेंस वेजिटेशन बना लेती है पूरे एरिया में, और जिसकी वजह से लाइट क्या होती है, नीचे लोअर रीजन तक नहीं पहुंच पाती है। दिस कंडीशन रिस्ट्रेन्स द अदर रूटिंग रूटेड फ्लोटिंग फ्री फ्लोटिंग एंड submerged species from the previous serial stage to disappear entirely। और इस कंडीशन में क्या होता है कि अब जितनी भी रूटेड फ्लोटिंग स्पीशीज थी, फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज थी, सबमर्ज स्पीशीज थी, ये सब बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, क्योंकि अब लाइट नीचे नहीं पहुंच पाती है, ठीक। तो ये फोर्थ स्टेज में ये होता है, रीड स्वैम्प स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज जो हमारी आती है वो आती है मार्श मीडो स्टेज आती है हमारी, पांचवी जो स्टेज है वो मार्श मीडो स्टेज आती है। तो इसमें क्या होता है, till have the water level has subsequently decreased to the point where the soil becomes marshy, which is unfit for the pre-existing reed swamp community in the hydra succession। तो अब क्या हुआ, देखिए 2 से 3 फीट तक का वाटर लेवल आ चुका है। तो इस लेवल तक अब क्या हुआ है ना कि वाटर अब मार्शी बन गया, दलदला बन चुका है, ठीक है। ठीक, मिट्टी भी है, पानी भी है, पानी का लेवल भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो दलदला बन गया एकदम। ठीक, दलदला क्या मतलब, दलदल आ गई है, ठीक है, मार्शी जैसा बन गया है। तो पहले की जो स्पीशीज रही हैं, रीड स्वैम्प स्पीशीज वगैरह जो प्लांट है, अब वो उस कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो मार्शी जो बन चुका है उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, हेंस द हैबिटेट बिगिंस टू कॉलोनाइज बाय द स्पीशीज ऑफ सिपरेसी एंड पोएसी। तो अब क्या होगा, मार्शी जब हैबिटेट बन चुका है तो रीड स्वैम्प वाले स्टेजेस वाले जो भी प्लांट है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, एम्फीबियस वाले नेचर वाले। तो अब सिपरेसी और पोएसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, वहाँ पे ग्रो करना शुरू होंगे। A complex interwoven connection of the rhizomes form mat-like vegetation over the top of the soil। तो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स कनेक्शन राइजोम्स का, कई सारे प्लांट का राइजोम से है, वो क्या करेंगे, जो सॉइल का जो टॉप है, मतलब ये अगर पॉन्ड था और ये सॉइल था, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, पूरा एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, पूरा उसको कवर कर लेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। और क्या होता है ना कि ट्रांसपीरेशन का रेट भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि पानी का लेवल वैसे ही बहुत कम हो चुका है, सनलाइट पहुंच ही जाएगी बढ़िया से, प्लांट भी ऐसे आ चुके हैं जिनकी शूट्स एक्सपोज्ड हैं। तो अब क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। तो देयर इज अ रैपिड लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू विच द सॉइल इज एक्सपोज टू एयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन का रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और लेवल तो पहले ही बहुत कम हो चुका है, तो एक बहुत ही रैपिड लॉस होता है वाटर का, जिसकी वजह से जो सॉइल है पहली बार क्या होती है, एयर के कांटेक्ट में आती है, सबसे पहली बार आती है, ठीक है। तो दिस एक्सपोजर टू एयर लीड टू द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक अमोनिया एंड सल्फाइड टू नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स रेस्पेक्टिवली। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये अगर पॉन्ड था और यहाँ तक का हमारी मिट्टी की सरफेस आ चुकी थी, तो क्या हो गया था, अब ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आ रही है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन आ गई है। तो अब क्या होता है, जो भी उस पानी में न्यूट्रिएंट्स मौजूद थी उस सॉइल के अंदर, अब उनका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। जैसे न्यूट्रिय अमोनिया का ऑक्सीडेशन होके सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होता है, नाइट्रेट और सल्फेट बन जाते हैं, अलॉन्ग विद द ब्रेकडाउन ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट टू द सॉइल टू सिंपलर वन। और इसी के साथ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो सबस्टांसेस है उनका ब्रेकडाउन भी शुरू हो जाता है सिंपलर सबस्टांसेस में। दीज कंडीशंस कलेक्टिवली टर्न द मार्शी हैबिटेट इनटू अ मैजिक वन विद टेरेस्ट्रियल सॉइल एज द मार्शी वेजिटेशन डिसअपियर ग्रेजुअली। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मार्शी हैबिटेट है वो थोड़ा और ड्राई कंडीशन में आ जाता है, टेरेस्ट्रियल सॉइल की तरह हो जाता है, और जो मार्शी वेजिटेशन है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारा फिफ्थ स्टेज जो होता है, मार्शी मीडो वाला स्टेज, ये भी ख़त्म हो जाता है। सिक्स्थ स्टेज आती है हमारी, वुडलैंड स्टेज आती है। अब वुडलैंड नाम लिखा है तो इसमें वुड का तो काम आएगा ही, ठीक। तो एज द मार्सी वेजिटेशन इन द हाइड्रा सक्सेशन डिसअपियर, जैसे ही मार्सी वेजिटेशन खत्म होता है, द सॉइल बिकम्स ड्रायर एंड इज नाउ फिटिंग फॉर वेट वुडलैंड। तो जो सॉइल है वो थोड़ी सूख जाती है और वो वुडलैंड के लिए क्या हो जाती है, सुटेबल हो जाती है। तो द एरिया इज नाउ इन्वेडेड बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कंसिस्टिंग ऑफ सम श्रब्स एंड ट्रीज। तो अब जो एरिया है वो क्या हो जाती है, टेरेस्ट्रियल प्लांट
अब उसको कवर करना शुरू कर देते हैं, कुछ श्रब्स और ट्रीज उसको कवर करना शुरू कर देती हैं। द शेडिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम दिस टेरेस्ट्रियल प्लांट रिजल्ट इन लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल। तो जैसे जैसे ये प्लांट होते हैं फिर उनकी भी डेथ होती है, तो जो पत्तियां शेड होती हैं, जो प्लांट्स डाई करते हैं, तो क्या होता है कि ह्यूमस की मात्रा सॉइल में क्या हो जाती है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द टॉप सॉइल ब्रेक द ऑर्गेनिक मैटर डाउन मेकिंग इट मोर फर्टाइल। और जो टॉप सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगाई वगैरह प्रेजेंट होती हैं, तो ये क्या करती है उस ऑर्गेनिक मैटर को और ब्रेक डाउन कर देती हैं, तो सॉइल उसकी वजह से क्या हो जाता है और फर्टाइल हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद हमारी वुडलैंड स्टेज के बाद 7th स्टेज आती है फॉरेस्ट स्टेज। ठीक, जो हमारी स्टेबल कम्युनिटी है। तो दिस स्टेज मार्क्स द क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ द हाइड्रा सक्सेशन। जो फॉरेस्ट स्टेज होती है वो क्या होती है, हाइड्रा सक्सेशन की क्लाइमेक्स स्टेज होती है। एज फॉरेस्ट आर द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन द हाइड्रा सक्सेशन, क्योंकि फॉरेस्ट क्या होते हैं हाइड्रा सक्सेशन में क्या होते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होते हैं। द वुडलैंड वेजिटेशन इज प्रीडोमिनेटेड बाय अ वैरायटी ऑफ लार्ज ट्री फॉर्म्स। जो वुडलैंड होती है उसमें क्या होते हैं, बहुत ही वेराइटीज के बड़े बड़े पेड़ मौजूद होते हैं। द कैनोपी ऑफ ट्रीज कवर द एंटायर एरिया। तो जो ट्रीज की कैनोपी है, ऐसे वाली जो हिस्सा होता है, तो वो क्या कर देती है, एंटायर एरिया को कवर करने कर देती है। तो दिस लीड्स टू अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ श्रब्स एंड हर्ब्स। तो ये क्या करती है, जो श्रब्स और हर्ब्स जो थे वुडलैंड स्टेज में, उसको क्या कर देती, उनकी पॉपुलेशन में कमी आ जाती है, क्योंकि लाइट अब उनके तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक, द हैबिटाट नाउ कंसिस्ट ऑफ अ नियरली स्टेबल एंड यूनिफॉर्म प्लांट कम्युनिटी। तो अब जो हैबिटाट है उसमें क्या हो जाती है, स्टेबल और यूनिफॉर्म प्लांट कम्युनिटी आ जाती है, जिसमें डाइवर्स श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स और वुडी ट्रीज सब मौजूद होती हैं। ठीक, और जो ट्रीज होती हैं वो डोमिनेंट स्पीशीज होती हैं। ठीक, द क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज डिटरमाइंड बाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो उस रीजन का क्लाइमेट क्या होगा, वो किस टाइप के फॉरेस्ट मौजूद है, किस टाइप की ट्रीज है, उस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये वाला डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। पहला क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, दूसरा स्टेज सबमर्ज प्लांट स्टेज होता है, फिर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, जो हमने सबमर्ज रूट के नाम से लिखा है, सेम है वही है। फिर रीड स्वैम्प स्टेज आती है, मार्शमेडो स्टेज आती है, स्क्रब स्टेज आती है। ठीक, उसके बाद पूरा का पूरा फॉरेस्ट बन जाता है ये। तो देखिए यहाँ पे पहले तो पानी में कुछ नहीं था, फाइटोप्लैंक्टन्स आए, उसके बाद सबमर्ज प्लांट आए, उसके बाद क्या हो गया, फ्री फ्लोटिंग प्लांट आए, नीचे भी कुछ थे, और फिर सरफेस पे फ्लोट करने वाले प्लांट आ गए। उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज आई, जो दोनों कर सकती थी, जो एम्फीबियस थी। उसके बाद मास मीडो आए, फिर क्या हो गया, हमारा पूरा फॉरेस्ट बन गया। तो ये हमारा हाइड्रा सक्सेशन था, पूरा उसका स्टेज। ठीक, अब हाइड्रा सक्सेशन के बाद हमारा जो है नेक्स्ट है वो है ज़िरार सक्सेशन। ज़िरार सक्सेशन मतलब ऐसा सक्सेशन, ऐसा प्लांट सक्सेशन जो कहाँ होता है, ज़िरार्च। ज़िरार्च का मतलब होता है ड्राई, एरिड, सूखा, शुष्क स्थानों पे जो होता है सक्सेशन, तो उसको हम ज़िरार सक्सेशन कहते हैं। ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी बहुत ही कम हो, लिमिटेड अमाउंट में मौजूद हो, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़िरार सक्सेशन होता है। देखिए, ज़िरार सक्सेशन इज अ काइंड ऑफ प्लांट सक्सेशन दैट इज सीन इन एक्सट्रीमली एरिड एनवायरनमेंट्स। कहाँ, एरिड एनवायरनमेंट में, बहुत ही सूखे इलाकों में देखा जाता है ज़िरार सक्सेशन। इट बिगिंस ऑन बेयर एक्सट्रीमली ड्राई एरिया। ये शुरू कहाँ पे होता है, एकदम बेयर, बंजर, ड्राई एरिया में शुरू होता है, एंड इवेंचुअली लीड्स टू अ मैच्योर फॉरेस्ट। और यहाँ पे भी क्या होता है, शुरू होता है एकदम सूखे बंजर इलाकों से, और कहाँ पूरा खत्म होता है, फॉरेस्ट जब बन जाता है तब। These communities typically evolve in arid conditions। तो क्या होती है, पहले तो एरिड कंडीशन होता है, जैसे कि सैंड ड्यून हो गया या फिर रॉक डेजर्ट हो गया, यहाँ से शुरू होता है और ख़त्म किस पे होता है, फॉरेस्ट पे ख़त्म होता है। ज़ीरोसियर कैन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लिथोसियर एंड सेमोसियर। तो ज़ीरोसियर है मतलब सूखे इलाकों से शुरू हो रहा है, तो या तो लिथोसियर होता है मतलब रॉकी इलाके जहाँ पे चट्टाने हैं वहाँ से शुरू हो जाए, या फिर सैंड एरिया से शुरू हो जाए, सैंडी एरिया से। तो ये होता है हमारा क्या, ज़िरार सक्सेशन इन एरियाज़ में शुरू होता है। अगर ज़िरार सक्सेशन की पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात करें हम, तो पायनियर कम्युनिटी यहाँ पे क्या होती है, पायनियर कम्युनिटी यहाँ पे होती है क्रस्टोज लाइकेन। मतलब कोई रॉकी एरिया है, सैंड वाला एरिया है, तो सबसे पहले वहाँ पे कौन पहुँचेगा, पहला लाइफ फॉर्म क्या पहुँचता है, क्रस्टोज लाइकेन पहुँचता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें किसकी हम, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात करें, तो ये क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। ठीक, और इनके बीच में जितनी भी आएंगी स्टेजेस वो क्या होंगी, सीरल कम्युनिटी होंगी। ठीक,
तो क्या होते हैं यहाँ पे देखिए, तो हाइड्रा सक्सेशन स्टेजेस में क्या होता है, सबसे पहला क्रस्टोज लाइकेन स्टेज आती है, ठीक। तो ये क्या काम करेगी, ये होगी हमारी पायोनियर कम्युनिटी होगी, ठीक। उसके बाद फोलिएज लाइकेन स्टेज आती है, मॉस स्टेज आती है, हर्बेशियस प्लांट स्टेज आती है, श्रब स्टेज आती है, और लास्ट में हमारी क्या आती है, फॉरेस्ट या क्लाइमेक्स स्टेज आती है, और ये हमारी क्लाइमेक्स स्टेज है। और ये सब क्या स्टेज है, ओ ये सब, ये सारी जो है, ये तीनों कौन सी स्टेज है, सीरल स्टेज होंगी हमारी, सीरल कम्युनिटी, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रस्टोज लाइकेन स्टेज में क्या होता है। क्रस्टोज लाइकेन क्या होती है, मतलब ये कोई रॉक का सरफेस है, ये कोई चट्टान है, ठीक है, ये कोई चट्टान है और ये लाइकेन है, तो बिल्कुल इस पे चिपकी रहेंगी, तो ज़्यादा ये मान लीजिए ऐसे ही है, तो ये पूरे इसके सरफेस पे क्या होंगी, एकदम जो चिपकी रहती है, एकदम एकदम थिन कोटिंग बना के जो लगी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट फेज। तो क्रस्टोज लाइकेन जो स्टेज होती है ज़िरार सक्सेशन में फर्स्ट स्टेज होती है। क्रस्टोज लाइकेन इज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अपीयर इन बेयर रॉक। तो क्रस्टोज लाइकेन क्या होती है, पहली स्पीशीज होती है जो बेयर रॉक पे दिखाई देती है, ठीक। दे एक्चुअली होता क्या है कि क्रस्टोज लाइकेन ही क्यों पहुंचती है, देखिए ज़िरार सक्सेशन कहाँ पे हो रहा है, रॉकी एरियाज में, जहाँ पे रॉक है, सैंड एरियाज है, वहाँ पे, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई होता है, ठीक। टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, ऑर्गेनिक चीज़ें एकदम लो कंटेंट होता है, मॉइस्चर एकदम कम होता है, तो इन सारी कंडीशंस में रहने की जो कैपेसिटी है ये क्रस्टोज लाइकेन के पास है, इसीलिए वो वहाँ पे रह पाता है, ठीक। तो क्रस्टोज लाइकेन क्या होता है, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है टू अपीयर ऑन बेयर रॉक। दे एक्सपीरियंस टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, पुअर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड मॉइस्चर। ये क्या कर पाते हैं कि एकदम टेम्परेचर जो एक्सट्रीम पे है उसको सर्वाइव कर लेंगे, पुअर ऑर्गेनिक सब्सटेंस वहाँ पे मौजूद है, मॉइस्चर है, तो मतलब पुअर मॉइस्चर है, तो वहाँ पे ये सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक। स्पीशीज़ के नाम याद रख रहे हैं कि क्रस्टोज लाइकेन कौन कौन सी होती हैं जो ये काम करती हैं, पायनियर स्पीशीज़ का राइजोकॉर्पॉन, लेकानोरा और राइनोडीन, ये सब होती हैं। ये करती क्या है कि क्रस्टोज लाइकेन की, मान लीजिए ये कोई कहाँ पे गया, कहाँ बनाई थी, कि ये अगर सरफेस है चट्टान की, तो ये क्रस्टोज लाइकेन क्या कर गई, यहाँ पे पहुँच गई, ठीक। इन्होंने पूरा ये एरिया कवर कर लिया, मान लीजिए एरिया इन्होंने ऐसे कवर कर लिया है। तो होता क्या है कि ये कार्बोनिक एसिड, लाइकेनिक एसिड, ये सारी चीज़ें रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इस चट्टान को ये कोरोड करना शुरू कर देती है, ठीक। इसमें दरारें आनी शुरू हो जाएंगी, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा दरार हो गया, तो ऐसे मान लीजिए कहीं कहीं दरारें आनी शुरू हो जाएंगी इसमें, ठीक है। तो इन दरारें आती हैं, दरारें आ जाती हैं, इसमें फिशर्स होने लगते हैं, कोरोड कर देती है ये इस एसिड की वजह से। तो कुछ पिट्स वगैरह, गड्ढे वगैरह उसमें बन जाते हैं, दरारें तो बनी गई हैं। तो एयर के माध्यम से क्या होता है, कुछ सॉइल के पार्टिकल्स ये सब क्या होती हैं, उड़ के इन दरारों में जाती रहती हैं, ठीक है, कि दरारों में जाती रहेंगी सॉइल के पार्टिकल्स वगैरह, तो धीरे धीरे होता रहता है ये, इसमें जाती रहती हैं, और कार्बोनिक एसिड क्या करता रहता है उसको, और क्या करता रहता है, इसमें पिट्स वगैरह और फीजर्स वगैरह बनाते रहते हैं इसमें। तो ये पहला स्टेज में ये होता है। तो विंड एंड वाटर एड इन द ट्रैवल ऑफ दीज लाइकन। तो विंड और वाटर दोनों मदद करते हैं लाइकन को ट्रैवल करने में, माइग्रेट करने में, थ्रू द सोरेडिया एंड स्पोर दे प्रोड्यूस। और सोरेडिया के माध्यम से, स्पोर के माध्यम से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। रेन एंड ड्यू ड्रॉप्स कैन ओकेजनली कॉजेज इट्स सरफेस टू गेट डैम। तो कभी कभी रेन होगी, कुछ उसकी बूंदें होंगी, गिरती रहेंगी, तो ये क्या करेंगी, इस लाइकेन की सरफेस को क्या करेंगी, यहाँ पे थोड़ा डैम बनाने का काम करेंगी, थोड़ा नमी वहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगी। ड्राई सीजन के दौरान वो वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं। द रॉक वेदर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द कार्बोनिक एसिड दे क्रिएट। तो जो रॉक होता है उसमें वेदरिंग शुरू हो जाती है। वेदरिंग का मतलब रॉक जो होता है उसमें कोरोजन शुरू होगा, उसमें सॉइल पार्टिकल वो बनने लगता है, तो धीरे धीरे ये चीज़ तो होगी, लेकिन उसी को वेदरिंग कहते हैं। तो कार्बोनिक एसिड जो वो रिलीज़ करते हैं लाइकेन, तो उसकी वजह से जो रॉक में है उसमें दरारें, पिट्स वगैरह बनने लगती हैं, ठीक। दे सेट अप द लैंड फॉर द फॉलोइंग फेजेस। तो ये जो पहला स्टेज होता है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, तो ये जो लाइकेन होते हैं आने वाली स्टेजेस के लिए थोड़ा फेवरेबल एरिया कंडीशन बना देते हैं, ठीक। तो ये पहला स्टेज होता है। दूसरा स्टेज होता है फोलिएज लाइकेन स्टेज। क्रस्टोज के बाद फोलिएज आती हैं, तो ये बड़े बड़े होते हैं थोड़े, इनकी लीव्स होती है, थैलस जो कहते हैं ना, लीव्स वगैरह होती है जिसमें, ठीक, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, तो बड़े बड़ा होता है ये। तो द एनवायरनमेंट इज नाउ आइडियल फॉर फोलिएज लाइकन। अब जो एनवायरनमेंट है थोड़ा, वो किसके लिए, फोलिएज लाइकन के लिए थोड़ा
सूटेबल बन चुका है, थोड़ा सा उसमें नमी आ चुकी है वाटर की वजह से। और जो रॉक्स वगैरह है उनमें भी क्या होता है, थोड़ा दरारें, थोड़े पिट्स वगैरह बन चुके हैं, सॉइल पार्टिकल्स भी उसमें जा रहे हैं थोड़े बहुत। तो द इनॉर्मस लीव्स ऑफ फोलिएज लाइकन्स रिजेंबल्स थैलाई। तो जो बड़े बड़े पत्तियां होती है फोलिएज लाइकन्स की, वो थैलाई को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये थैलाई एक जगह पे किसी लोकेशन पे क्या होती हैं, जॉइंट रहती हैं। They have the capacity to take up and hold more water as well as collect dust particles that aid in the continued formation of the substratum। तो जो foliage lichen होते हैं जो, तो इसमें क्या होता है, इनके पास अच्छी खासी कैपेसिटी होती है कि ये वाटर को होल्ड कर सकें, डस्ट पार्टिकल्स को होल्ड कर सकें। तो ये सब हमारा सबस्ट्रेटम को बनाने में मदद करेंगी अच्छे से, ठीक। अब foliage lichen के एग्जाम्पल क्या होते हैं, डर्मेटोकार्पन और पामेलिया, ठीक। तो ऑन द क्रस्टी लाइकन मतलब क्या है, क्रस्टोस लाइकन दे कास्ट शेड। तो क्या करती है ये, अगर रॉक का सरफेस है इस पे हमारी जो अ, ये लाइकन्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, अब ये पत्तियां इनकी बड़ी बड़ी हैं तो ये ऐसे ही पूरा इसको कवर कर लेती हैं, यहाँ पे कौन, फोलिएज लाइकन। तो क्या होता है, एज अ रिजल्ट क्रस्टोज लाइकन ग्रोथ इज स्लोड और स्टेप, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो क्रस्टोज लाइकन की ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, वो डेड कर जाते हैं, ठीक। दे रेज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, जिसकी वजह से जो क्या होता है, सॉइल की एसिडिटी बढ़ा देते हैं। पुट इज ह्यूमस, तो उसमें क्या होता है, ह्यूमस बना देते हैं, क्योंकि इसके अंदर दरारें आई थी उसमें थोड़ा सॉइल पार्टिकल्स गए थे, ठीक। तो इट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ ए फाइन थिन कोटिंग ऑफ सॉइल एंड मेक्स द रॉक एब्रेसिव, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा क्योंकि कोरोड होते होते थोड़ा सा थिन सरफेस हमारा बना है, सॉइल की कोटिंग बन चुकी है, ठीक। द हैबिटेट चेंजेस अ रिजल्ट, तो हैबिटेट चेंजेस एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से थोड़ा क्या, पहले पूरा का पूरा रॉक का चट्टान भरा पड़ा था, लाइकेंस कहाँ पे आए, उन्होंने उसको कोरोड किया, कोरोड करने की वजह से क्या होगा, थिन सरफेस बन गया, थोड़ा मिट्टी की लेयर वगैरह बन गई। उसके बाद फोलिएज लाइकन आए, उनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी और ज़्यादा है, उन्होंने क्या किया, क्रस्टोज लाइकन को पूरा कवर कर लिया, तो क्रस्टोज लाइकन की डेथ हो गई, उन्होंने एसिडिटी बढ़ाई, थोड़ा सा और कोरोड हुआ, बढ़िया फाइन सॉइल बन गया थोड़ा सा और, ठीक, जिसकी वजह से तो हैबिटेट थोड़ा सा और चेंज हो गया। तो थर्ड स्टेज आती है मॉस स्टेज। तो ये थर्ड स्टेज होती है। मॉसेस लाइक लाइकेन हैव इवॉल्व टू विथस्टैंड सीवियर ड्रॉट। तो मॉसेस भी लाइकेन की तरह इनके पास भी कैपेसिटी होती है कि बहुत ड्रॉट है, पानी की कमी जिस इलाके में है वहाँ पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। राइजॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय जीरोफिटिक मॉसेस एंड दे डेल्व डीपली इनटू द रॉकी सॉइल। तो जो जीरोफिटिक मॉसेस हैं इनके पास भी राइजॉइड्स होती हैं, रॉक लाइक रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो रॉकी सॉइल है इसमें ये आराम से इसमें डेल्व कर जाते हैं इसमें, ठीक। उस डेवलप कर जाते हैं, मतलब कि ये रॉकी अगर सॉइल है यहाँ पे तो इसमें ये रूट्स वगैरह अपने लगा सकते हैं, जा सकते हैं इसमें, ठीक। एग्जाम्पल क्या है मॉस स्टेज के, पॉलीट्राइकम, टॉर्टुला एंड ग्रीमिया स्पीशीज और मॉस टाइप। तो दे सक्सेसफुली compete with the prior lichens for water and mineral resources while covering them। तो अब ये जो मॉसेज हैं जो पहले से वहाँ पे क्रस्टोज या फिर फोलियस लाइकन मौजूद हैं, तो उनके साथ अब ये compete करने लगते हैं वाटर और मिनरल के लिए, ठीक। इंट्रा स्पेसिफिक स्पीसी क्या हो जाती है, कंपटीशन शुरू हो जाता है, ठीक। अ डेंस मैट ऑफ ओल्डर डिकम्पोजिंग मॉस पीसेस कवर द रॉक सरफेस। तो धीरे धीरे ये मॉस की सरफेस क्या करती है, पूरी रॉक की सरफेस को कवर्ड कर लेती है, एक पूरी मैट की तरह। दिस मैट बूट्स द सॉइल एबिलिटी टू होल्ड वाटर एज इट्स गेट्स थिकर। तो ये क्या करते हैं, इसकी वजह से सॉइल की जो एबिलिटी है ताकि वो वाटर को होल्ड कर सके वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा और उसका सॉइल का जो लेवल होता है वो थिक हो जाता है। एज अ रिजल्ट द हैबिटाट गेट्स कंपेरेटिवली वेटर। और इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि अब वाटर सॉइल जो है वाटर वो होल्ड कर सकती है, तो जो हैबिटाट है वो थोड़ा सा और नमी वाला हो जाता है। द सॉइल लेयर हैज़ नाउ इंक्रीज, जो सॉइल की लेयर है वो भी बढ़ जाती है, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट विच इज सुटेबल फॉर हर्बेशियस प्लांट। अब ऐसा इन्वायरमेंट हो गया कि सॉइल भी थोड़ा वाटर अच्छा सा होल्ड कर सकती है, वेट हो चुका है, ह्यूमिडिटी आ चुकी है उस क्लाइमेट में, उस एनवायरनमेंट में, तो अब हर्बेशियस प्लांट्स वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो हैबिटाट चेंजेस लेसन द जेरी कंडीशन। तो हैबिटाट चेंज होने की वजह से जो ड्राई कंडीशन था, एरिड कंडीशन था, वो अब बदल चुका है, ठीक। थोड़े अब नमी वाला कंडीशन हो चुका है, तो अब यहाँ पे हर्बेशियस प्लांट स्टेज आएगी, ठीक। तो हर्बेशियस प्लांट स्टेज में क्या होता है, मोर डर्ट एंड मिनरल्स आर डिपॉजिटेड बिकॉज ऑफ द वास्ट मॉथ ग्रोथ। तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मास की ग्रोथ हो जाती है, मॉस की ग्रोथ हो जाती है, तो बहुत ही मिनरल्स और डर्ट वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं।
द सॉइल हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमस एंड लिटर, क्योंकि लाइकेंस वगैरह डेथ करते रहते हैं तो सॉइल के पास बहुत ही ज़्यादा लिटर और मॉस भी मौजूद होता है। विंड बॉर्न पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स और ऑल्सो एक्यूमुलेट, विंड जो बॉर्न पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल है, वो भी इकट्ठे होते रहते हैं। इट एबिलिटी टू स्टोर वाटर इज देयर बाय इंक्रीज, इसीलिए अब वो जो सॉइल की एबिलिटी है वाटर को होल्ड करने की, स्टोर करने की, वो भी बढ़ जाती है। देयर आर करेंटली एस्टेब्लिश्ड एनुअल हर्बेशियस प्लांट, तो सबसे पहले वहाँ पे एनुअल हर्बेशियस प्लांट्स आते हैं, उसके बाद पेरेनियल और बाइएनियल भी क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। दीज प्लांट्स स्पीड्स अप द वेदरिंग प्रोसेस, और ये वेदरिंग प्रोसेस को और बढ़ाते हैं, मतलब जो रॉक है उसको और फाइन होने में, सॉइल बनने में की जो प्रोसेस है उसको और प्रमोट करते हैं। द टेम्परेचर इज लोअर, टेम्परेचर भी कम हो गया होता है। नाउ देयर आर एनिमल फंगाई एंड बैक्टीरिया ग्रोथ, अब वहाँ पे एनिमल्स की, फंगाइज की, बैक्टीरियाज की, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ भी होती रहती है। देयर आर फ्यू जीरोफाइट्स टाइप ऑफ ग्रास ऑल्सो, वहाँ पे जो जीरोफाइट्स प्लांट हैं वो भी ग्रो करते रहते हैं थोड़े बहुत, ठीक। अब इसके बाद आती है श्रब स्टेज। दूसरा स्टेज में क्या होता है, द हैबिटाट बिकम्स आइडियल फॉर श्रब्स, यहाँ पे अब हर्बेशियस प्लांट्स के बाद बाइएनियल पेरेनियल के बाद श्रब्स ग्रो करने लगती हैं, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट सॉयल डिपोजिशन एंड दे बिगेन टू माइग्रेट थ्रू द एरिया, तो क्या होता है, क्योंकि सॉयल डिपोजिशन भी अच्छा खासा हो चुका है, ह्यूमस भी आ गया है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आ गई है, तो अब श्रब भी वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं और वो माइग्रेट करते हैं थ्रू आउट द एरिया में, मतलब पूरे एरिया में श्रब ग्रो करने लग जाते हैं। फाइटोकार्पस एंड अदर shrubby plants are now beginning to grow, अब श्रब एरिया में एग्जांपल फाइटोकार्पस का है कि फाइटोकार्पस वाली स्पीशीज है और जो श्रब की स्पीशीज है वो ग्रो करती हैं। दे गेट मोर कॉम्पैक्ट, और वो धीरे धीरे और डेंस होती जाती है, कॉम्पैक्ट होती जाती हैं। दे ओवर शेडो द हर्बेशियस वेजिटेशन, और क्योंकि अब श्रब्स मान लीजिए ऐसे ऐसे श्रब्स हैं, ठीक, तो ये जो नीचे हर्ब्स वगैरह है इनको ओवर शेडो कर दे लगती हैं, ठीक है, वहाँ तक लाइट वगैरह नहीं पहुँच पाती। तो द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ थिक श्रब्स एनरिचेस द सॉइल इवन मोर, तो थिक श्रब जब उगना शुरू हो गए, ग्रो करने शुरू हो जाते हैं, तो सॉइल को थोड़ा और एनरिच कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स से, ह्यूमस से। श्रब्स रूट डेल्व डीप इनटू द ग्राउंड, जो श्रब्स की रूट होती हैं वो ग्राउंड में बहुत ही डीपली जाती हैं। दे कॉज लॉक लार्ज रॉक फिजर्स टू फॉर्म, तो वो क्या करती है, पूरे चट्टानों में और बहुत फिजर करने का काम करती है, उसको और फाइन बनाने का काम करती हैं। सॉइल फॉर्मेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, मतलब सॉइल का फॉर्मेशन अभी भी चल रहा होता है श्रब स्टेज में भी, ठीक। अब श्रब स्टेज में श्रब्स आ गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है फॉरेस्ट या फिर क्लाइमेक्स स्टेज, जो लास्ट स्टेज होता है। तो दीज बुशेज, रूट्स, ट्विग्स एंड डिकेइंग लीव्स ऑल एड्स ह्यूमस टू द सॉइल, तो अब ये जो श्रब्स की रूट्स हैं, ट्विग्स हैं, मतलब ब्रांचेज हैं, बुशेज हैं, जब ये सब डेथ करती हैं तो ये सॉइल में ह्यूमस का जो मिनरल्स का जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ा देती हैं। These significant reactions create habitat conditions that are more favorable for trees than for shrubs and plants, और चूंकि सॉइल में इतना मिनरल्स, इतना ह्यूमस वगैरह आ गया है, तो अब यहाँ पे ट्रीज वगैरह का जो डोमिनेशन है वो शुरू हो जाता है, ट्रीज के लिए कंडीशंस और फेवरेबल हो जाती हैं। द डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुडी प्लांट्स आर दस नाउ परमिटेड, तो अब वुडी प्लांट्स का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स कांट थ्राइव बिकॉज ऑफ द शेडो प्रोवाइडेड बाई दीज प्लांट्स, तो जो श्रब्स वगैरह की रूट्स होती हैं वो क्या कर पाती है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, नीचे सेटल डाउन नहीं हो पाती, क्योंकि उनको धूप नहीं मिल पाती अच्छे मात्रा में, क्योंकि अब जो टॉल ट्रीज हैं, वुडी प्लांट्स हैं, ये डोमिनेट करने लगते हैं उस एरिया में। द स्टेज इज डोमिनेटेड बाई वुडी वेजिटेशन, यहाँ पे वुडी वेजिटेशन डोमिनेट करता है। इफ नथिंग अल्टर्स इन द एनवायरमेंट टू थ्रो ऑफ बैलेंस दिस स्टेज इसेंशियली स्टेज द सेम, अगर कुछ एनवायरमेंट में चेंज नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा कि वहाँ पे जो वुडी स्टेज है वो डोमिनेट करती रहेगी। इट इज़ स्टेबल ट्रांजिशनल स्टेज, वुडी स्टेज एक स्टेबल ट्रांजिशनल स्टेज है, इसीलिए ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। दस द वुडेड फॉर्म फॉरेस्ट सर्व्स एज दिस एरियाज एपेक्स, तो यहाँ पे एपेक्स में क्या होते हैं, सबसे टॉप में वुडी फॉरेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टरकुला, टर्मिनेलिया, वुडीफोर्डिया, यूजीनिया, फाइकस, ये सारी स्पीशीज जो होती हैं ट्रीज की कॉमन स्पीशीज होती हैं। क्लाइमेट कंट्रोल क्लाइमेक्स कम्युनिटीज आर ऑल्सो रेफर टू एज क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो क्लाइमेट के द्वारा कंट्रोल क्लाइमेट क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है तो उनको क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा जो ज़ीरार्स कंडीशन, ये तो दोनों सक्सेशन के बारे में हमने देखा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।